हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ पीरे कामिल के ऊपर। बहुत देर हो गई है भाई, काफ़ी देर हो गई है जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ। अभी तक मैंने पीरे कामिल के ऊपर जो है ना रिएक्शन नहीं दिया। पहले था कि मैं दुबई में था और काफ़ी बिजी था उस वक़्त भी। हमने एक वीक के अंदर एक वीडियो करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है मैंने सोचा है कि कम से कम एक या दो दो वीडियो या तीन वीडियो लाजमी जो है ना 1 वीक में करूँ। तो आज मैं ये रिएक्शन करने वाला हूँ इसके ऊपर, पीरे कामिल के एपिसोड 4 के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना नॉवल लिखी हुई है। और हमने जो है लास्ट उमेरा का, ओ सॉरी, लास्ट हमने जो है ना इमामा का जो इस्लाम कबूल करने का जो देखी थी वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। और अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर करने वाले हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती है और काफ़ी लोग जो है ना डिसअपॉइंट भी होते हैं हमसे कि भाई हम लोग कंटिन्यू नहीं रख पा रहे इसको, कि कभी करते हैं और फिर काफ़ी दिन गैप हो जाता है हमारा। तो काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन इसलिए सॉरी कि मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा। अब से मैं रेगुलर इसको करूँगा और जितना हो सके मैं इसको कवर किया करूँगा। तो मैं इसका पूरा एपिसोड के ऊपर आज रिएक्शन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो लेट्स प्ले दी वीडियो। जलालुद्दीन नसर जैनब का बड़ा चाहिए भाई जैनब था के और उसके ऊपर। और इमामा गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थी। जैनब उसकी क्लास फेलो थी और उससे इमामा का तारुफ वहीं मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही ये तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। उस तारुफ में उसे ये पता चला कि वो लोग 4 भाई बहन थे। जलाल सबसे बड़ा था और हाउस जॉब कर रहा था। जैनब के वालिद बापटा में इंजीनियर थे और उनका घराना काफी मजहबी था। इस्लामाबाद से वापसी पर उसने जैनब से नात पढ़ने वाले उस शख्स के बारे में पूछा। जैनब, उस रात मैंने तुम्हें फोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? ओ जलाल। उसने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल रखते हुए कहा, वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फोन कॉरिडोर में है और उनके कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए आवाज तुम तक पहुंच गई। जैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज है उनकी। हाँ, आवाज तो बहुत अच्छी है उनकी। किरत तो नात से भी ज्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज
आवाज में। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। दुनिया इश्क अल्लाह से शुरू होती है और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाती है। उसे एक और जुमला याद आया, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने हैरानी से पूछा, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यकदम उसे अपने एक अजीब सा सन्नाटा उतरता महसूस हुआ। उसने उस सन्नाटे और तारीकी को खोजना शुरू किया, अपने अंदर सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना शुरू किया। उसे कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई। आखिर वो क्या चीज होती है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने पर लोगों की आंखों में आंसुओं और लबों पर दुरूद ले आती है? अकीदत, इश्क, मोहब्बत, इनमें से क्या है? मुझे कुछ क्यों महसूस नहीं होता? मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? मेरे होंठों पर दुरूद क्यों नहीं आता? मेरी आवाज में तासीर वो लम्हा भर के लिए रुकी। उसने ज़ेरे लब पढ़ा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। उसे अपनी आवाज फिर आई हुई महसूस हुई। शायद अभी जागी हूं इसलिए आवाज ऐसी है। उसने अपना गला साफ करते हुए सोचा। उसने एक बार फिर पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता। वो एक बार फिर रुक गई। इस बार उसकी आवाज में लर्जिश थी। उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। खिड़की से बाहर नजरें मरकूज रखते हुए उसने लरसती बिर्राई आवाज, कांपते होंठों के साथ पहला मिसरा पढ़ा, फिर दूसरा मिसरा पढ़ना शुरू किया और रुक गई। खिड़की से बाहर खला में घूरते हुए वो एक बार फिर जलालुन नसर की आवाज अपने कानों में उतरती महसूस कर रही थी। बुलंद, साफ, वाज़े और अजान की तरह दिल में उतर जाने वाली मुकद्दस आवाज। उसे अपने गालों पर नमी महसूस हुई। यकदम वो अपने होश आवाज में आई। वो पता चला कि वो रो रही थी। कुछ देर जैसे वो बेयकीनी के आलम में वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां दोनों आंखों पर रखे दम बखुद खड़ी रही। उसने अपने आप को बेबसी की इंतहा पर पाया। आंखों पर हाथ रखे वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब उसका दिल किसी चीज की गवाही दे रहा हो मगर उसकी जबान खामोश हो, जब उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज की सदाकत का इकरार कर रहा हो मगर उसके होंठ साकित हों। इमामा हाशिम की भी अपनी जिंदगी उसी मरहले पर आन पहुंची थी। जो फैसला वो पिछले 2-3 सालों में नहीं कर पा रही थी, वो फैसला एक आवाज ने चंद दिनों में करवा दिया था। ये जाने, ये खोजे, ये परखे बगैर कि आखिर लोग क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी अकीदत रखते हैं। आखिर क्यों इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है। उसने इतने साल अपने नबी के कसीदे सुने थे, उस पर कभी रिक्कत तारी नहीं हुई थी, कभी उसका वजूद मोम बनकर नहीं पिघला था, कभी उसे किसी पर रश्क नहीं आया था, मगर हर बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मजहब की तबलीग कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सबिहा ने उसे समझाया। सबिहा अगर ये राह ना दिखाती तब भी इमामा इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। उसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो इमामा की बात हो रही है इस्लाम कबूल करने के बाद की, और काफ़ी ज़बरदस्त इसने जो है ना इस्लाम कबूल किया है। तो ज़ैनब का भाई जो कि नात ख्वान है, जलालुद्दीन है आई थिंक, क्या नाम था उनका, मेरे नाम जिन से निकल गया। ये उनकी नात सुनती रही थी, पहले उनकी नात सुनती थी, फिर बाद में फेस टू फेस जब इनका हुआ उनको जो है ना नात सुनते हुए उनको लाइव देखा इन्होंने, तो काफ़ी मगन हो गई थी उनकी आवाज़ में। और फिर आपको पता ही है वो काफ़ी देर तक हॉल में बैठी रही। प्राइज़ भी हालांकि वो जीत गए थे, और काफ़ी ज़बरदस्त ये जो है ना इन्होंने बताया कि मामा जो है अब वो अपनी लैदगी करना चाह रही है असजद से। वो आई थिंक मेरे ख्याल से जो वो सीन चल रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि असजद से इसकी पसंद की शादी है तो क्यों नहीं ये शादी करी, शायद कोई और चक्कर हो, मे बी किसी और से अफेयर हो। हम लोग ने ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था, याद हो आपको, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि नहीं हो सकता है ये जो इमामा है वो किसी और के साथ किसी और को पसंद करती हो, या मे भी इसकी जो केमिस्ट्री है उससे मैच नहीं हो रही। तो हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन असल बात यही थी कि वो इस्लाम कबूल कर रही थी उस वक्त। उसके डाउट्स थे इस्लाम के ऊपर, वो उसके ऊपर अमल में लेके आने वाली थी। मतलब वो इस्लाम को डीपली समझ रही थी उस वक्त। तो इस वक्त इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अब वो इनकार करेगी, जाहिर सी बात है, नॉन मुस्लिम से शादी तो नहीं करेगी ना। तो इसीलिए जो है ना ये सारी हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन की थी पहले, जो हमने बताया था कि नहीं इमामा जो उस वक्त हॉस्टल से गायब रही, पूरा दिन दोस्तों के साथ शॉपिंग करने नहीं गई, तो वह असल माजरा ये था। तो अभी आगे काफ़ी सुनते हैं इसको आगे क्या है। और मुझे लग रहा है जहाँ तक इमामा और सलार सलार था, इमामा और सलार का मुझे लग रहा है जहाँ तक इनकी मुलाकात होगी आगे जाके, और फिर में भी इनकी और इमामा की जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो आपस में। तो आगे इसको प्ले करते हैं और आगे देखते हैं क्या इसमें बताते हैं इसमें। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। उसके हाथ में अब भी पॉपकॉर्न का पैकेट था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधे घंटे तक सड़कें नापते रहने के बाद उसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब खाना लगा दूं? लाउंज में दाखिल होने पर मेरे ख्याल मुलाजिम ने से उसे सलार देखकर की पूछा। बात हो रही है। नहीं, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकालकर उसके अंदर एक रेजर ब्लेड निकाल लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतारकर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में उसकी तेज धार को देखता रहा। फिर उसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर उसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह नहीं समझ पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा। आई थिंक ये सलार की बात हो रही थी। अगर आपको पता तो आप कमेंट करके लाजमी बताना। मे भी हो सकता है इस वीडियो में पूरा बता दिया जाए कि वो कौन था, लेकिन मुझे लग रहा है वो सलार ही है, क्योंकि उसने काफ़ी जो सुसाइड अटैम्प्ट किए हैं इस वक्त उसने जो है ना अपने अपने ब्लेड से जो है ना हाथ काट दिए, हाथ की नस काट दी है। तो काफ़ी जो है ना छोटा सा इन्होंने सस्पेंस डाला है, और बाकी अभी देखते हैं आगे क्या है, अभी किसकी बात होने वाली है।
हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज में पहुंच चुके थे। कोई सलाह नहीं। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उस यार मैं क्या बोल दिया बीच में। ये सलार ही था भाई, और ये वसीम का दोस्त है। मुझे ये नहीं था पता कि पहले ये वसीम का दोस्त है और इमामा की मुलाकात एक ऐसे तरीके से होगी कि वो अपना ब्लेड हाथ से काट रहा है और इस तरह मुलाकात होगी। एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। चलें आगे देखते हैं। मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं आगे जाके, पहले ये देख लेते हैं वीडियो के कहाँ तक जाती के है। पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और खराब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी, और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में उसके लिए वो तस्वीरें खासी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का बाइस बन रही थीं। जिस पर वो बैठे थे उसके जख्म को देखो। मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही उसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ कोना हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नजर डालते ही उसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से उसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो, ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसने एक नजर नीचे कारपेट पर जज्ब होते हुए खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सालार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई उस लड़की और उसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तइल होकर उसने एक और झटके के साथ अपना हाथ उस लड़की के हाथ से आजाद करवाने की कोशिश की। हाथ आजाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज लहर ने बेइख्तियार करहाने पर मजबूर कर दिया था। उसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था
चाह रहा था, मगर उसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार उसे कब होश आया उसे अंदाजा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर उसने उस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे थे। उसे आंखें खोलते देखकर मम्मी उसकी तरफ बढ़ाई थी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? उन्होंने उस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। जस्ट फाइन, सालार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि उसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर उसे ड्रिप लगाई। सालार ने कुछ बेजारी के साथ ये कार्रवाइयां देखी। ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी से बातें करने लगा। सालार उस गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और उसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठे थे। उनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद ये सालार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी और इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताखिर हो जाती तो वो उसे बचा नहीं सकते थे। सिकंदर और उनकी बीवी को मुलाजिम ने रात 2 बजे सालार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया था। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर उसके बावजूद उनकी बेचैनी और इस्तिराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ
अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? गए थे तुम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने। इमामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सलार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफी बेहतर है उसकी, शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूंगी जाकर? जो बात खैरियत दरी सलार की हो रही थी, उसने फिर खुदकुशी की, अपना हाथ जो है वो ब्लेड से काट दिया। तो काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम हुई है उनको सलार की वजह से। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्यों खुदकुशी कर रहे हो? लेकिन वो यही बोलता है कि नहीं यार, मैं खुदकुशी नहीं कर रहा, मैं बस वो हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, वो सिर्फ दर्द महसूस करना चाह रहा है कि इतने अटेम्प्ट्स करने के बाद मतलब खुदकुशी करने के बाद क्या दर्द मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। मतलब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अब पता नहीं ओरिजिनल बात का तो पता नहीं है ना कि भाई वो क्यों खुदकुशी कर रहा है। तो हमने जो लास्ट रिएक्शन किया था तो उसमें वही बात हुई थी। तो इमामा की और जो सलार की मुलाकात है वो इस तरह हुई है। तो मुझे था कि शायद किसी अच्छे टॉपिक पे होगी उनकी मुलाकात, अच्छे जगह पे होगी, लेकिन मुलाकात हुई इमामा और सलार की तो इस तरह डायरेक्ट मुलाकात हुई है कि वो हाथ कटा हुआ है और उसको जो है ना बैंडेज लगा रही है। तो वो तो खुद पहले से ही नफरत कर रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको पूरा करेंगे। अभी 36 मिनट का रह गया, इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। तो आपने वीडियो को पूरा देखना लाजमी और वीडियो को लाइक करना है। याद करना, और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा। इमामा ने तामुल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की आयादत करना फजूल है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे मुझे तवक्को थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने उनके बेटे की जान बचाई। किस कदर बर वक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। इमामा ने तबसरा किया। तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाजा नहीं कर सकती, किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आए। और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदर अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे उसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, और अम्मी और बाबा परसों जब उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो उन्होंने वहां भी उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो उधर भी खासी खिफ़त का सामना करना पड़ता। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? इमामा ने पूछा। तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे वो मुझे सब कुछ बताकर ये सब कुछ करता है। मुझे क्या पता वो किस लिए करता है या क्यों करता है। तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे? इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में वो मुझे बताने लगे। और वैसे भी मैं क्यों कुरे दूंगा? होगा उसका कोई मसला तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने उस दिन जो हरकत की थी वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फर्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमने जिक्र किया उससे इस बारे में? इमामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी। एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरे गालियां दे रहा था, और ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। उसने दुपट्टा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दिफा करते हुए कहा। जो भी था, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं वो मर जाता तो मुझे तो बहुत ही पछतावा होता अपने इस थप्पड़ का। इमामा ने कदरे माजरत खाना अंदाज में कहा। चलो तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना। वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ूं, उसे याद दिलाऊं कि मैंने उसके साथ क्या किया था। इमामा ने फौरन कहा। और फर्ज करो उसे सब कुछ याद हुआ तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि उससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या मेल जोल में फर्क पड़ेगा? इमामा ने लापरवाही से जवाब दिया। शॉपिंग करने के बाद वसीम उसे क्लिनिक ले आया जहां सालार जेर इलाज था। वो दोनों जिस वक्त उस कमरे में दाखिल हुए उस वक्त वो सूप पीने में मसरूफ था। सालार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फौरन पहचान लिया था। अगरचे उस रात उस हालत में वो उसे शनाख्त नहीं कर सका, मगर उस वक्त उसे देखते ही वो उसे पहचान गया था। अपनी मम्मी से ये बात वो पहले ही जान चुका था कि वसीम की बहन ने उसे फर्स्ट एड दी थी, मगर उसे वो फर्स्ट एड याद नहीं थी। बस वो जन्नाटेदार थप्पड़ याद था जो उस रात उसे पड़ा था। इसलिए इमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया।
उसकी चुपती हुई नजरों से इमामा को अंदाजा हो गया कि उसे यकीनन उस रात होने वाले वाकयात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर इससे पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। उस दिन पहली बार वो उस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। उसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसानमंदी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसकी वजह से उसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा उसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर वो वक्तन फवक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नजरों से भी वाकिफ थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की नजरें इतनी बुरी लगी थीं। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाह वो उठकर वहां से भाग जाए। सालार के बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई थी। वो अपने उस थप्पड़ के लिए माजरत के इरादे से वहां आई थी, मगर उस वक्त उसका दिल चाहा उसे 2-4 और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद फौरन ही वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलैक सलैक का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने, उसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ? उसे देखने तक की तमीज नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन हूं और उसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूं। वसीम उसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। यह आदमी इस काबिल नहीं कि इसकी अयादत के लिए जाया जाए और तुम इससे मेलजोल बंद कर दो। अच्छा ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा, अब तुम बार बार इस बात को ना दोहराओ। वसीम ने मौजूए गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिस्ता तौर पर खामोश हो गई, मगर सालार उसके नापसंदीदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुका था। एक इत्तफाक ही था कि वो उन दिनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक कभी पैदा ना होता। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पहली बार जलालुन नसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो वहां किसी काम से आया। रस्मी से अलैक सलैक के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जाकर खड़ा हुआ था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा
भाई बल्कि बहनें भी। ये घर में सबसे छोटी है, जैनब ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड करके देंगे? जैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जलाल ने कहा। वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जलाल कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा उस किताब जलालुन नसर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी उसका सामना ना करे, न उसके बारे में सोचे, ना जैनब के घर जाए। हत्ता कि उसने जैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। उसकी हर हिफाजती तदबीर बुरे तरीके से नाकाम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ इमामा की बेबसी में इजाफा होता जा रहा था और फिर उसने घुटने टेक दिए थे। उस आदमी में कोई चीज ऐसी है जिसके सामने मेरी हर मज़ाहिमत दम तोड़ती जाती है, और शायद उसका यह एतराफ ही था जिसने उसे एक बार फिर जलाल की तरफ मुतवज्जो कर दिया था। पहले उसके लिए उसकी बेइख्तियारी लाशऊरी थी, फिर उसने शऊरी तौर पर जलाल को असजद की जगह दे दी। आखिर क्या बुराई है अगर मैं उस शख्स का साथ चाहूं जिसकी आवाज मुझे बार बार अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने पर मजबूर करती है। मैं क्यों उस शख्स के हुसूल की ख्वाहिश ना करूं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। क्या मुज़ायक़ा है अगर मैं उस शख्स को अपना मुक़द्दर बनाए जाने की दुआ करूं जिसके लिए मैं उन्स रखती हूं और जिसके किरदार से मैं वाकिफ हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मैं जलालुन नसर के नाम से शनाख्त पाऊं, उस वाहिद आदमी के नाम से जिसे सुनते जिसे देखते मुझे उस पर रश्क आता है। उसके पास हर दलील, हर तौजी मौजूद थी। बहुत गैर महसूस तौर पर वो हर उस जगह जाने लगी जहां जलाल के पाए जाने का इम्कान होता, और वो अक्सर वहां पाया जाता। वो जैनब को उस वक्त फोन करती जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते हुए फोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता तवील होने लगी। फिर वो मिलने लगे। जबीरिया, राबिया या जैनब, तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था। इमामा अक्सर उसके हॉस्पिटल जाने लगी। बाकायदा इजहार मोहब्बत ना करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ थे।
जलाल जानता था कि इमामा उसे पसंद करती थी और ये पसंदीदगी आम नौयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी थी कि जलाल उसके लिए कुछ खास किस्म के जज्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मजहबी था कि उसने कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। न सिर्फ ये कि वो मोहब्बत करेगा बल्कि इस तरह उससे मिला करेगा। मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज में होता गया। उसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके और इमामा के दरमियान किसी खास नौयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब उसे यकीनन इमामा की अशद के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम अज कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। उनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने उसे प्रपोज किया था। उसे इमामा की जुर्रत पर कुछ हैरानी हुई थी क्योंकि कम अज कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद अभी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? इमामा ने उस दिन उससे पूछा था। उसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। उसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? उसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे ये तय करना भी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बखुद उसे देखने लगा। उसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने उसे गुमसुम देखकर पूछा। वो एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बेइख्तियार कहा। यह सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी कर सकता हूं? उसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आती देखी। मैं हाउस जॉब खत्म करने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहां भेजूंगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूं? जलाल उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूं, उसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस तरह आपके आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें उनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हलू की आवाज पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने उसी बेढंगी हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़की से मिलवाता हूं तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर। आओ भाई, मेरे तो सारे एक्सपेक्टेशन गलत होते जा रहे हैं सलार और इमामा के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे तो इमामा जो है वो जलालुल नसर से जो है ना मोहब्बत करने लग गई और ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लग गए हैं। तो इनकी तो शादी की भी बात हो गई है। अब देखना ये है कि आगे इनकी शादी होती है या नहीं होती, आगे क्या होता है। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सब गलत हो गया। तो अभी ये तकरीबन एपिसोड 4 है, थोड़ी सी रह गई, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें अगर कुछ कवर हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा करेंगे हम इसकी। तो हम इस दफ़ा जो है ना मैं वीक में 2 से 3 वीडियो इंशाल्लाह लाजमी डालूंगा। और आपने भी हमें सपोर्ट करते रहना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो बाकी जो रहेगी ये वीडियो उसको भी कंप्लीट करते हैं। देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की?
मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा, पहली बार नहीं मिल रहा हूं, पहले भी मिल चुका हूं, बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सालार को और एक नजर उसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए उसे देखा। यह तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नजर तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहां है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए? तो इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजर झुकाकर बात करना सीख लेता, खासतौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर आपको जाती तौर पर नहीं जानती। उसने उसी रूखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूं। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को हौले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुस्तहिक थे, एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम नहीं आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेडिकल के इब्तदाई सालों में हूं, पहली बात। और जहां तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूं आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूं? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूं। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और फिर मैं जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूं। सालार ने अजीब अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा। वो आपको आपकी खुसूसियत के बारे में सही बताएगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो उसे जिच करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूं मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाएं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंह फट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूंगा, इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ।
और उसने इमामा को यह जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इस तरह कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था, मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे उस आदमी के साथ दोस्ती उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अकल से पैदल है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुझे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गए यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने उन दोनों का, न उन्हें बात करने की तमीज है, न लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूं, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें नहीं आती। कम से कम इस बारे में जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, इमामा ने इतराफ करने के कुछ दिनों से वो
भाई पीरे कामिल का ये एपिसोड पीरे कामिल का एपिसोड नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छा था। इसमें इमामा की और सलार की मुलाकात भी दिखाई गई, फिर जलालुन नसर की भी मुलाकात दिखाई गई इमामा के साथ, और इमामा की और जलालुन नसर की जो अंडरस्टैंडिंग थी और जो उन दोनों आपस में प्यार करते थे वो भी दिखाया गया है और बताया गया है। तो अब ये देखना है कि इनकी शादी होती है कि नहीं होती है आगे जाकर। लेकिन जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था तो बीच में कमेंट्स आए थे, आई थिंक एपिसोड नंबर 2 या 3 के जब हमने रिएक्शन किया था तब जो है ना इनकी कमेंट आई थी कि अभी तो आगे सलार और इमामा की मुलाकात होगी तो आप वो देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो मैंने तब एक्सपेक्ट किया था कि नहीं, इमामा और सलार की मे भी आगे जाके अंडरस्टैंडिंग हो, मे भी उनकी आपस में जो है ना रिलेशन वगैरह हो। लेकिन यहाँ पर तो सीन ही कुछ हो रहा है। अभी तो इमामा और जलालुन नसर में जो है ना शादी की बातें चल रही हैं इन दोनों की आपस में, क्योंकि इमामा ने कुछ भी नहीं बताया था जलालुन नसर को कि वो मुसलमान नहीं है और मुसलमान भी नहीं है, और उसके बाद वो पहले मुसलमान नहीं थी, अब तो मुसलमान हो चुकी है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वो तो हमने फिर लास्ट एपिसोड में भी देख लिया था। और इस जलालुन नसर की जब ये आवाज़ सुनती थी वब से ये जो है ना मगन हो गई थी। तो अभी इसकी लव स्टोरी चल रही है इनके साथ। देखना है कि ये शादी होती है कि नहीं होती, क्योंकि वो क्या कहते हैं अपने घर वालों से मजबूर है। वो अभी घर वालों को नहीं बता सकती ना इस्लाम का। अगर वो बता देगी तो उसको या तो घर से निकाल देंगे या फिर कुछ उल्टा सीधा ना कर दो उसके साथ, क्योंकि वो तो मजबूर है। अभी तो उसने छुपाया हुआ है, इसीलिए जो है ना इसने जलालुन नसर को भी नहीं बताया। बाकी जहाँ तक सलार और इमामा की मुलाकात हुई है, मुझे तो हैरानगी थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे मुलाकात इनकी होगी। तो काफ़ी मज़े की ये एपिसोड रही है और आगे अब एपिसोड नंबर 5 के ऊपर भी जल्दी वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ऐसे ही हमें कंटिन्यू देखते रहना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो बाकी सारी कहानी तो आपके सामने है। मैं एक्सपेक्ट नहीं थी, सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सलार और इमामा की मुलाकात ऐसे होगी। उसके बाद फिर दोबारा जो मुलाकात हुई इनकी अखबार शॉप के ऊपर हुई सलार की इमामा के साथ। बाकी जलालुन नसर की भी मुलाकात जो है होती रही है और काफ़ी जो है ना इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में इनकी शादी होती है, शादी की बात होती है, क्या होती है, कब इनकी शादी होती है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। बाकी बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ इसको, अपनी वीडियो को भी, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। मे भी 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाए। तो आपने इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।